माननीय उपसभापति जी, मैं आभारी हूं आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री रामविलास पासवान जी इस पूरी चर्चा का उत्तर देंगे, लेकिन कई विषय ऐसे हैं जो इस चर्चा के दौरान उठे हैं और उठेंगे, जिनका संबंध देश की व्यापक अर्थव्यवस्था के साथ है, और मैं केवल उन विषयों तक अपने आप को सीमित रखना चाहूंगा। जिक्र आया कि 14 फरवरी 2014 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों में एक भाषण दिया था। 2012, 13, 14 वो 2-3 जो वर्ष थे, देश में बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों की क्या परिस्थिति थी और पिछले 2 वर्षों में क्या परिस्थिति है। यह विषय आंकड़ों का है, यह नारों का नहीं है। और इसलिए यूपीए की सरकार जब सत्ता में थी, और अगर मैं आंकड़े दिखलाऊं, वो किसी भी तरह के आंकड़े ले लिए जाए, होलसेल प्राइस इंडेक्स के ले लिए जाएं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ले लिए जाएं, फूड इन्फ्लेशन के ले लिए जाएं, तो यूपीए शासनकाल की क्या परिस्थिति थी जब फरवरी 2014 में जिसका जिक्र किया गया मोदी जी के भाषण का, वो भाषण दिया गया था। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सन 12-13 में 10.2%, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, और 13-14 में 9.5%। इस तरह की मुद्रास्फीति जो थी, जिसको डबल डिजिट इन्फ्लेशन कहते हैं, यह उस वक्त की कहानी हुआ करती थी जब देश के अंदर विकास दर बहुत सीमित होती थी और देश महंगाई के साथ पीड़ित रहता था। और यह वो महंगाई की कहानी थी जो यूपीए शासनकाल के दौरान दोबारा दोहराई गई। एनडीए की सरकार आई और कोई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बहुत अंतर नहीं था। कंज्यूमर मैंने बतलाया, फूड प्राइस इन्फ्लेशन आखिरी 2 वर्ष जो यूपीए के थे 12.2%, 11.3%। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई की सबसे गंभीर परिस्थिति अगर कोई थी, तो यूपीए अपने शासनकाल में जब सत्ता से बाहर गई तो महंगाई को उस परिस्थिति में छोड़कर गई थी। और उस वक्त अगर चुनाव के दौरान देश का कोई प्रमुख नेता यह कहता है कि मैं सरकार में आऊंगा और उस महंगाई को नीचे लाने का प्रयास करूंगा, तो इसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए थी। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी यूपीए के अंतिम 2 वर्षों में था 7.4% एंड 6%। एनडीए की सरकार आई। आई एम ग्रेटफुल टू मिस्टर करुणाकरन फॉर मेंशनिंग द फिगर। फॉर 18 months in a row, this country saw a negative wholesale price index. And what Mr. Karunakaran just now mentioned was that in the month of May it was 0.8%. In the month of June it was 1.6%. So what comparison are we talking about? You are talking about a government which left behind a double-digit inflation, and today you have a situation where step-by-steps have been taken in each sector in order to try and see that inflation could be contained. Any form of bluster
Mr. Deputy Chairman, is not a substitute for statistics. These are hard facts, these are published facts, these are in public domain. ये सच्चाई है कि आज जुलाई का महीना है, आप सब्जी का उदाहरण दे दें, मॉनसून बरसात के महीने में जब बरसात आने से पूर्व एक सीजनल राइज होता है। मैं केवल उन्हीं वस्तुओं का जिक्र करूंगा जिसका कि आज जिक्र किया गया। यह महीना सीजनल राइज का है, जब फसल आती है तो दाम गिरता है। अब आपने जिक्र किया गया चीनी का जिक्र किया गया। जब हम सरकार में आए तो हमारी सबसे बड़ी समस्या आज से 3-4 महीने पहले तक थी। पासवान जी के पास जो लोग आते थे वो ये नहीं कहते थे कि चीनी का दाम बढ़ रहा है। किसान की जो लागत होती है वो जब तक 28-30 रुपए का दाम उसको ना मिले तब तक वो अपना खर्चा पूरा नहीं कर सकता चीनी में। और चीनी का दाम महीनों तक 22-23 रुपए पर आ गया था। हमारी चिंता दूसरी थी कि चीनी का दाम उस दर पर आ गया कि किसान को उसकी रकम वापस नहीं मिल सकती थी, और रकम वापस न मिल पाना कि चीनी की मिलें बंद होने लग पड़ी। किसान की जो पैसा वापस करना था मिलों को गन्ने का, वो गन्ने को दे नहीं पा रहे थे। पासवान जी का विभाग एक के बाद एक योजनाएं ला रहा था कि किसी प्रकार से किसान तक उसका पैसा पहुंच पाए। और ये कई वस्तुओं की कीमतें होती हैं जो दुनिया के बाजार के साथ संबंध होता है। ब्राजील में चीनी का दाम 18 रुपए तक आ गया था, एंड दैट इंपैक्टेड वर्ल्ड प्राइसेस। हम लोगों ने कदम उठाए और लगभग अधिकतर कोई 27,000 करोड़ के करीब किसानों का देना था, वो 1,500 करोड़ के करीब आ गया जो मिलों ने देना था इनकी योजनाओं के माध्यम से। और बीच में जब दाम बढ़ने लगे तो महीना पहले देखा गया कि धीरे धीरे बढ़ते हुए 30-32 रुपए तक रहते तो शायद किसान को उसका दर भी मिल जाता और चीनी एक नियमित मात्रा में लोगों को उपलब्ध भी हो जाती। दाम 40 रुपए से ऊपर जाने लगा। तब इनके विभाग को लगा कि अब उपभोक्ता को नुकसान होगा, तो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया और उसका असर यह हुआ कि आज फिर शायद 33-34 रुपए के आसपास आया है। और प्रयास यह है कहीं 1-2 रुपए और कम हो जाए ताकि चीनी का दाम किसान को भी दर ठीक मिल जाए और उपभोक्ता को भी सही दाम पर मिल जाए। आपने जिक्र किया, मैंने भाषणों में सुना प्याज का, अनियन का। आज से 3-4 महीने पहले यह स्थिति थी कि सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि किसान को प्याज का दाम कैसे मिलेगा। अप्रैल के महीने तक लगातार 3-4 महीने प्याज का दाम -1, -10.2, -6% घटते घटते गिर रहा था। लोग सड़कों के ऊपर प्याज फेंक रहे थे। पिछले 2 महीने में थोड़ा प्याज का दाम उसमें बढ़ा है, और जब नई फसल आएगी उसके बाद फिर नीचे चला जाएगा, यह चिंता है। 20,000 टन फेंकना पड़ा, खरीदना पड़ा, पासवान जी कह रहे हैं, इसलिए कि किसान को उसका दाम पड़ पाए। और आज हम बिना आंकड़े देखे हुए कहें कि आसमान तक प्याज का दाम पहुंच गया। अच्छा, मैं टमाटर का भी आपको बतला दूं। आपने जिक्र किया, मार्च के महीने तक सलीम साहब लगातार 3 महीने टमाटर माइनस की रेंज में जा रहा था। अब प्री मॉनसून सीजन में बढ़ने लगा, मॉनसून की फसल आएगी फिर आप देखना। और मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार का जो पूरा Well, I think everybody in this house seems to be claiming to be going to the market every day. Only
आज परिस्थिति क्या है? हम सलीम साहब इसका उदाहरण देख लें। जो चिंता का विषय है इस देश में, और मैं राहुल जी से भी इसका आग्रह करूंगा कि इसकी व्यापक चिंता पूरे देश की है, वो दालों की कीमत की है। और ये जो नई इकोनॉमिक इक्वेशन आपने दी कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए, और कम नहीं हुई तो वो भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है मैंने ये अर्थव्यवस्था की तर्क पहली बार सुना है। जो दाम होता है वो डिमांड और सप्लाई के बीच में आपसी रिश्ता होता है। प्राइसेस आर डिटरमिन्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पल्सेस इस देश की प्रोटीन रिक्वायरमेंट का एक मेन सूत्र है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में दालें पैदा होती हैं, और भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा दाल कंज्यूम होती है, और विश्व के बाजार से भी सबसे ज्यादा दालें भारत खरीदता है। अब परिस्थिति यह है कि आप दाल का एमएसपी बढ़ा देंगे, लेकिन दाल की अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी या बरसात नहीं हुई, और 2 साल एक बोझ रहा हमारी अर्थव्यवस्था के कि बरसात खराब थी, 12% 14% कम थी। एंड दिस ईयर द रेन गॉड्स आर होपफुली एज काइंड टू अस एज दे वर ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमेंट है, 23 मिलियन टन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पल्सेस इकोनॉमी। जो पैदावार हुई दाल की वो लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। जो ये 6 मिलियन टन मिसमैच है वो दुनिया के बाजार से खरीदना पड़ता है। वो हम म्यांमार से खरीदते हैं, मोजाम्बिक से खरीदते हैं, तंजानिया से अब लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लॉन्ग टर्म एमओयू मोजाम्बिक के साथ हुआ है। और पिछले 2 वर्षों में दुनिया के बाजार में भी दाल की उपलब्धि बहुत कम थी, और उस स्थिति को और गंभीर बनाया गया कि जो व्यापारी कई ऐसे थे जो दाल दुनिया से इंपोर्ट करते थे देश में, उन्होंने इसकी होर्डिंग शुरू कर दी। सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, जिस कार्रवाई के बाद कई लोगों पर छापे मारे, दाल रिकवर हुई, और उसके बाद थोड़ी सी दाम कम आने लगा। पिछले 2 वर्षों में हमने दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए नीति का परिवर्तन किया कि अगर यह मिसमैच रहेगा कि इस देश में दाल की पैदावार 6 मिलियन टन कम रहेगी आवश्यकता से, और दुनिया के बाजार में भी उपलब्ध नहीं होगी, तो दाल का कीमत बढ़ेगा। प्राइसेस इज अ डिमांड सप्लाई इशू, और इसलिए दाम उसका किसान को जो उपलब्ध कराना है बढ़ाया गया। बोनस की बात की गई, और इस साल जो अभी तक संकेत आ रहे हैं कि पहली बार जितना एकरेज दाल का हुआ है, शायद इस बार को फसल 20 मिलियन टन से ज्यादा हो जाए, और उसके संकेत अभी आ रहे हैं। पिछले 3 महीने में जितने भी इन्फ्लेशन के प्रोडक्ट वाइज डेटा आया है, हर महीने दाल के ऊपर, कीमत के ऊपर जो परिवर्तन आ रहा है कि नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन, द कर्व इज मूविंग डाउनवर्ड्स। और जब यह पैदावार बाजार के अंदर आने वाली है तो इसका प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा। केवल यह कहना कि भाई आप तारीख बतला दीजिए, आपको नीति ऐसी बतलानी पड़ेगी कि जिस नीति के तहत किसान को प्रोत्साहित किया जाए दाल उगाने के लिए। उसके साथ साथ पासवान जी के विभाग ने यह निर्णय किया कि हम बफर स्टॉक को 20 मिलियन टन तक ले जाएंगे, 20 लाख टन तक ले जाएंगे। और 20 लाख टन के साथ साथ दुनिया में हमने लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स अब मोजाम्बिक वगैरह के साथ किए हैं। और इसलिए ये दाल की जो समस्या है, 2 ऐसी चीजें हैं जो इस देश के अंदर कम पैदावार होती हैं, एक पल्सेस और एक एडिबल ऑयल्स। और इसलिए क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है,
तो हमें अपने किसान को भी प्रोत्साहित करना है उस सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ना और उसमें डिमांड सप्लाई का मिसमैच समाप्त करना। ये वाले कदम अगर पिछले 10 साल में ले लिए गए होते तो शायद ये परिस्थिति ना आती। आज कई जिक्र आए। करुणाकरन जी, आपने कहा कि यू आर इम्पोजिंग टैक्सेस। You come from Kerala, sir. At least we have not imposed taxes on food products. Therefore, there are state governments which have been imposing taxes on samosas also. So before you start... what is the position, sir? If we look at, a reference has been made with regard to petroleum prices. Now, it is true that the prices of crude have come down. They came down below $30. Now they went back to about $50. They are around $44, $45 today. How has India used, and this is being globally commented upon, how has India used this reduction in the crude prices? ये जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन होता है ना, ये अच्छी अर्थव्यवस्था की नीति बनेगा ये आवश्यक नहीं है। आज आप अर्थव्यवस्था की दृष्टि से वास्तविकता देखें तो किस परिस्थिति में हम थे कि पूरे विश्व ने हमारी अर्थव्यवस्था के संबंध में कहना शुरू कर दिया कि आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी नीति बनाने की जो क्षमता है उसको लकवा मार चुका है, पॉलिसी पैरालिसिस। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित लोग, पत्रिकाएं ये कह रहे थे कि ब्रिक्स देशों में जो आई है, आई फॉर इंडिया, वो ब्रिक्स में से बाहर हो जाएगा। प्राइवेट क्षेत्र की जो इन्वेस्टमेंट कमजोर है और उसकी कमजोरी के पीछे कारण बड़ा स्पष्ट है कि दुनिया में डिमांड की कमजोरी है और इस देश के अंदर आपने कहा कि 52,000 करोड़ रुपए के कुछ माफी दे दी, मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे बतलाएंगे तो मैं आई विल स्टैंड एजुकेटेड ऑन द सब्जेक्ट। लेकिन परिस्थिति यह थी अर्थव्यवस्था की कि बैंकिंग सिस्टम के सामने जिस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम में कंडक्ट हुआ, कुछ भी कारण रहे होंगे, मैं उस विवाद में नहीं जाता, कि उसकी क्षमता इस देश की ग्रोथ को समर्थन करने का, टू सपोर्ट ग्रोथ, द एबिलिटी ऑफ बैंक्स इटसेल्फ हैड गॉन डाउन। इस परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को छोड़कर एक सरकार जाती है, हमारे सामने उस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के रास्ते क्या थे? पूरे विश्व में मंदी है, पूरे विश्व की विकास दर नीचे जा रही है, इमर्जिंग इकोनॉमीज कमजोर हैं, जो विकसित देश हैं उनमें भी ग्रोथ अनसर्टन है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में, क्षेत्र में कोई संकट आता है जिसकी वजह से समस्या आती है। और विश्व के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिसोर्सेज के जो दाम हैं, कमोडिटीज के जो दाम हैं, वो बीच में बहुत कम हो गए, उससे मंदी और बढ़ गई। और भारत में बैंकों की क्षमता उस ग्रोथ को सपोर्ट करने की नहीं थी, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता नहीं थी, ब्याज दरें ऊपर थी, मुद्रास्फीति मैंने दिखलाया 10% और 11% पे थी।
और इस परिस्थिति में अगर अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करना था तो इस देश के लिए यह अनिवार्य था कि जहां जहां से साधन उपलब्ध हो सकते हैं उन साधनों को लाया जाए। हम लोगों ने जो तेल की दाम में गिरावट आई उसको 3 प्रकार से प्रयोग किया। तेल कंपनियां फ्यूचर भविष्य की खरीदारी करती हैं। एक हिस्सा, क्योंकि उसमें उनको काफी घाटा होता है, तेल कंपनियों को भी उस लॉस को ऑब्जॉर्व करना था। दीज आर पब्लिक कंपनीज, दे कांट कीप ऑन सब्सिडाइजिंग एंड सफर अ लॉस। इसका दूसरा हिस्सा था जो उपभोक्ता को लाभ मिले, जिससे थोड़ा इन्फ्लेशन कम हो। तो कई बार क्योंकि बाजार की दाम के साथ, क्रूड के दाम के साथ पेट्रोल और डीजल का दाम लिंक्ड था, और यह प्रक्रिया आपकी सरकार ने भी शुरू की, हमने उसको कंटिन्यू किया, और इसलिए उपभोक्ता को भी एक हिस्सा लाभ का मिला। और तीसरा हिस्सा हम लोगों ने सरकारी साधन में आ जाए उसको टैक्सेशन में लिया। अरे बता रहे हैं आप सुन तो लीजिए। दीपेंद्र जी, दैट मनी इज यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर। Now that goes into the central pool of taxes. 42% of it goes to the states. 58% is retained by the center. And therefore that additional resource is used by the center for capital investment and infrastructure. Now the man who uses petrol and diesel and drives his car now drives on a much better highway, and somebody has to pay for that highway. Do you know the state in which the UPA left the state of the national highways? The first 17 tenders which were issued by this government didn't get a single response. The highway sector had to be revived. Railways needed more investment. The port sector needed more investment. Investment in rural roads had to be increased. And therefore the NDA government, Mr. Modi's government, used this entire investment. We made up for the loss of the oil companies. We passed on benefit to the consumer, and we used the third part of the share also in enlarging public interest by diverting it into public investment. We empowered the states by giving them more resources so that they could also make public investment. And if India today for 2 years in a row is the fastest growing economy in the world, it is thanks really to this public investment and to the FDI that has been coming into this country. तो इस देश में जो विदेशी मुद्रा आई, FDI आई, और ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुई, ये उसी का असर है कि मंदी के दौर में भी हम लोग एक रिस्पेक्टेबल रेट पे, हमारी क्षमता इससे और ज्यादा है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। So when the going is good, everybody in the world grows. But when the growing is challenging, then to become a fast moving economy is the real challenge. And therefore you had to employ tools and policy directions by which you could use this for the larger benefit of the economy itself. And therefore, please don't indulge in this back of the envelope calculation. It will mislead you. You could have passed on the entire advantage and then said, we have no public investment to make and therefore our growth rates go down. That's not in larger public interest. And therefore, I think this time has come that we must settle this issue, that the benefit of the oil prices has been shared 3 ways. And I believe our government has done the correct policy by sharing it 3 ways. It's been used for the benefit of public oil companies so that they continue to have a robust strength. It's been used for the benefit of the consumer by giving him the benefit. It's been used for creating infrastructure and for the larger interest of the society. And that also has helped us. अब आपने कहा कि हमने ऋण माफ कर दिया किसानों का,
इस साल ग्रामीण सड़कों पे 3 गुना ज्यादा खर्च होगा। ऋण तो एक बार माफ होता है, लेकिन ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जब खड़ा होता है, रूरल रोड्स, रूरल सैनिटेशन, इंटरेस्ट सबवेंशन, एक लैंडमार्क क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, अब 10 तरह के डिवाइस, रूरल सैनिटेशन, इरिगेशन जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, अब इन तमाम कदमों से इन तमाम कदमों से लंबी यात्रा के लिए देश के किसान का हित हो पाए। तो इसलिए मैं आपसे केवल इतना अर्ज करूंगा कि एक बार यूपीए जमाने में क्या था और आज क्या है, इसकी तुलना कर लें। अगर दाल में डिमांड सप्लाई का मिसमैच है तो उसमें कोई भ्रष्टाचार ढूंढने का प्रयास ना करे। ये तो एक विडंबना है कि 2 साल से हमारी सरकार चल रही है और आज भी करप्शन स्कैंडल्स जो बाहर आते हैं वो यूपीए के आते हैं, हमारे नहीं आते। और इसलिए माननीय उपसभापति जी, मेरा इतना ही कहना है कि हम लोगों ने डबल डिजिट इन्फ्लेशन इनहेरिट की थी, उसको नियंत्रण में रखा है और उस हालात में नियंत्रण में रखा है जब 2 साल बरसात खराब थी और इसलिए फूड इन्फ्लेशन जिसकी वजह से बढ़ती थी। इस बार जो परिस्थिति है बरसात की जिस दिशा में जा रही है, उससे अर्थव्यवस्था का भी लाभ होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो नियंत्रित इन्फ्लेशन है और संख्या में अपने आप में कम होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।